जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है कि मैंने लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था, उन लोगों को मैं फिर से ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन 21? यस सर। ठीक है, तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है वो अभी अटेम्प्ट कर लें ये क्वेश्चन। तो लेट्स सी, इसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये आपकी सिचुएशन है ना? ये आपका एक लाइट हाउस था, ठीक है, और इस लाइट हाउस का आपको हाइट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 75 मीटर्स, है ना? और बोला था 2 शिप्स हैं, वो दोनों शिप्स लाइट हाउस के सेम साइड पर ही हैं, और एक शिप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था। मैंने ये कैसे 45 ले लिया? उसने बोला था कि एक शिप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ, उसने असल में ये वाला एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो ये 45 डिग्रीज दिया हुआ है। तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी यूज करके इसको भी 45 कह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने 30 डिग्रीज दिया हुआ था, मतलब ये एंगल उसने 30 डिग्रीज दिया हुआ था, तो मैं इसको भी 30 डिग्रीज कह सकता हूँ। उसने बोला था इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये अपने को इवेल्युएट करना है। तो मैंने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस y मान लिया, और फर्स्ट शिप का फुट ऑफ द लाइट हाउस से डिस्टेंस मैंने x मान लिया। ठीक है, तो अब मुझे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को मैं उठाता हूँ, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर दैट इज 75 मीटर्स अपॉन बेस दैट इज x should be equal to tan of theta यानी 45 डिग्रीज। तो 75 अपॉन should be equal to tan of 45 which is 1। यहाँ से आपको x का वैल्यू 75 मीटर्स मिल जाता है। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको पता चल गया है। अब सेकेंड ट्राइंगल मैं ये वाला कंसिडर करूंगा, पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अभी भी 75 है, लेकिन बेस का लेंथ कितना बन गया? ये टोटल बेस बनेगा, यानी x प्लस वाई बन जाएगा। तो 75 अपॉन x प्लस वाई, 75 अपॉन x प्लस वाई यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस शुड बी इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल यानी tan ऑफ 30 डिग्रीज। सो tan ऑफ 30 होता है 1 अपॉन √3। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो √3 72 के 75 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 75 √3 इक्वल्स x प्लस वाई, लेकिन x का वैल्यू 75 आ गया था, तो 75 प्लस वाई, y को फ्री करेंगे तो y इक्वल टू 75 √3 माइनस 75 यानी 75 टाइम्स √3 माइनस 1। इसमें जब आप √3 का वैल्यू 1.73 रखते हैं तो आपको आंसर 54.75 मीटर्स आ जाता है। ठीक है, अगर आप 1.732 रखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 54.9 मीटर्स आ जाएगा। दोनों करेक्ट है। ठीक है सर ये एनसीईआरटी का है ना क्वेश्चन? हाँ हाँ, सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी या फिर आरडी शर्मा या रिलेटेड बुक्स के ही क्वेश्चंस हम लोग सारे कर रहे हैं अभी। सर अगर 75 √3 माइनस 1 पे भी छोड़ दिया तो आंसर सही रहेगा ना? हाँ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको √3 का वैल्यू डालना कंपलसरी सिर्फ तभी है जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो कि √3 इक्वल टू इतना। अगर क्वेश्चन में √3 के बारे में कुछ बात नहीं करी है तो आप उसको 75 √3 माइनस 1 तक भी छोड़ देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। बट इट इज एडवाइज्ड कि आप हमेशा √3 का वैल्यू 1.73 रख दें आंसर में। ठीक है, ओके सर।
ये कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 आप लोग अटेम्प्ट करें। तो 22 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिगर आप बना लें। एक बार अगर आपने फिगर ठीक से बना लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा।
मिला किसी को? चलो इसका सोल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फिगर कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो। ये आपका स्फेरिकल बलून था, और एंगल सबटेंडेड का क्या मतलब होता है, ये हम इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशंस बना रहे हैं। ओके, सो एंगल सबटेंडेड का क्या मतलब होता है कि यहां से आपकी जो एक्सट्रीम लाइन ऑफ साइट्स हैं, यानी एक लाइन ऑफ साइट ये रहेगी और दूसरी एक्सट्रीम लाइन ऑफ साइट ये रहेगी, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपको एंगल सबटेंडेड के बराबर अज्यूम करना है, यानी अल्फा के बराबर अज्यूम करना है, राइट। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू अल्फा, ये गिवन है आप लोगों को, फाइन। तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फा, ठीक है। अब ट्रायंगल ओ क्यू आर और ट्रायंगल ओ पी आर, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से आप ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, है ना। सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। मतलब ये टोटल एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा बाय 2 होना चाहिए और ये भी अल्फा बाय 2 होना चाहिए। तो ये जो एंगल है सिर्फ इतना वाला, यानी एंगल पी आर ओ, ठीक है। तो एंगल पी आर ओ किसके बराबर आ गया, अल्फा बाय 2 के बराबर आ गया। अब इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लिखता हूं, तो थीटा अपने केस में है ये अल्फा बाय 2, और परपेंडिकुलर है आर, और हाइपोटेनस है एक्स। ओके, इसमें टैन लेने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि मुझे इस लेंथ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस लेंथ में इंटरेस्ट है ना। तो r अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस शुड बी इक्वल टू साइन अल्फा बाय 2, यानी साइन थीटा। तो r अपॉन एक्स इक्वल साइन ऑफ अल्फा बाय 2। यहां से x को फ्री करते हैं तो x आ जाएगा आपका r अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाय 2, यानी r टाइम्स कोसेक ऑफ अल्फा बाय 2, फाइन। तो r अपॉन साइन अल्फा बाय 2 कैन बी रिटन एज r टाइम्स कोसेक अल्फा बाय 2, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, r टाइम्स कोसेक अल्फा बाय 2, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, ट्रायंगल OSR में। तो ट्रायंगल OSR में ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है, और ये बीटा दिया हुआ है आपको, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज बीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन ऑफ साइट बीटा एंगल बनाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन हाइपोटेनस दैट इज x, perpendicular h upon hypotenuse x, this should be equal to sine of angle that is sine of beta, यानी h का वैल्यू आ गया x टाइम्स साइन बीटा, x टाइम्स साइन बीटा। एंड x का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता था, r कोसेक अल्फा बाय 2 है, तो वो मैंने यहाँ पर x की जगह पर रख दिया। तो r टाइम्स साइन बीटा इंटू कोसेक ऑफ अल्फा बाय 2, ये आपका आंसर हो सर आर कोसेक अल्फा बाई 2 कैसे आया? ये समझ में आया ये? हाँ 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 सर, आर कोसेक अल्फा बाई 2 कैसे आया वो पूछना है। r कोसेक अल्फा बाय 2 कैसे आया, ये दिख रहा है, ये कैसे आया, x इक्वल टू आर अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाय 2 था ना, हाँ तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, अच्छा, हाँ कोसेक है, सॉरी सर। 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है ना। तो ये जो नीचे साइन ऑफ अल्फा बाय 2 था, इसको मैंने ऊपर पहुंचा दिया, कोसेक अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट कर दिया। सर सर एक बार आप वो क्वेश्चन जरा दिखा सकते हो क्या? क्वेश्चन यही है कि भाई देखो, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि a spherical balloon subtends an angle alpha at any point of observation। तो ये जो एंगल दिया हुआ है ये आपको अल्फा दिया हुआ था, दिस टोटल एंगल इज इक्वल टू अल्फा, है ना। फिर वो बोल रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, मतलब ये सेंटर ऑफ द बलून है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज बीटा, मतलब ये वाला जो एंगल है दिस इज बीटा, ओके। ये एंगल बीटा दिया हुआ था। तो उसने पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये आपसे h पूछा जा रहा है, ठीक है। और रेडियस आपको दिया हुआ था बलून का r। सर एक डाउट है, बोलो।
सर ये एंगल आरपीओ 90 क्यों है? हाँ, एंगल आर पी ओ एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कोई टैंजेंट बनाते हैं, है ना, तो सेंटर से जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर आता है टैंजेंट के। ओके सर, थैंक यू। सर एक बार लास्ट पार्ट दिखाइए ना। हाँ वो लास्ट में कैसे आया वो क्या लास्ट में कैसे आया था? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं देख नहीं पाया था। ये वो एंड में, एंड एकदम एंड में। ये वाला, हाँ ये x का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? r ओ अल्फा बाय 2 है ना, तो ये x का वैल्यू हमने r कोसेक अल्फा बाय 2 यहाँ पर रख दिया, तो r कोसेक अल्फा बाय 2 इंटू साइन बीटा, r कोसेक अल्फा बाय 2 इंटू साइन बीटा ओके सर। जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिक्टेट करूंगा, आप लोग उसको कॉपी करें। लिखो, ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम में ही है ना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। The angles of elevation, the angles of elevation of the top of a tower, the angles of elevation of the top of a tower from 2 points on the ground, from 2 points on the ground situated 4 meters and 9 meters respectively, situated 4 meters and 9 meters respectively from the foot of the tower, from the foot of the tower are complementary to each other, are complementary to each other. वो लास्ट पार्ट आपने क्या बोला? फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, उसके बाद Are complementary to each other. Find the height of the tower. Find the height of the tower. The angles of elevation of a top of the tower from 2 points on the ground situated 4 meters and 9 meters from the foot of the tower are complementary to each other. Find the height of the tower. क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है तो फिगर बनाओ। अज्यूम करना कि दोनों पॉइंट्स टावर के एक ही तरफ हैं। The points lie on the same side of the tower. सर अभी अगर मतलब एज एन एग्जाम में अगर ये आया और इसमें कोई ये नहीं लिखा दैट दे आर ऑन द सेम साइड और दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो उसमें हमें केसेस बना के करना है या सिर्फ ऐसे अगर कंसिडर कर लिया तो चलता है? केसेस बना के। अच्छा, ओके सर। सर हम्म
ये पिछले वाले बलून वाले क्वेश्चन में उन ट्रायंगल्स का एरिया भी निकाल सकते हैं ना अगर रेडियस दिया हुआ हो तो। बट एरिया क्यों निकालना चाहते हो तुम? और आंसर 6 है ये वाले का। नहीं सर, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, निकाल उनका सकते एरिया हैं। निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। सर हाइट क्या वो हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा से ही निकालना है ना? हाँ, उसी से निकाल। सर ओके आंसर 6 है, थैंक यू। 6 मीटर। करेक्ट है, सर हाइट ऑफ द टावर 6 है। करेक्ट है बेटा। सर 6 है हाइट। ठीक है, सर 6 है। करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, है ना? कैसे करेंगे इसको? देखो यहाँ पर ये सिचुएशन है आपकी, ये एक टावर दिया हुआ था, इसका हाइट मुझे नहीं पता, मैंने h मान लिया है ना, और 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है ना, और यहाँ से एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो दिए हुए हैं मुझे, है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्रीज है। मतलब इस एंगल को अगर मैंने थीटा अज्यूम कर लिया है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स की क्या डिस्टेंस दी हुई है, यहाँ से एक की 4 मीटर्स दी हुई है और दूसरे की 9 मीटर्स दी हुई है, ठीक है। तो अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू h जानता हूं और बेस का वैल्यू 4 जानता हूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स tan ऑफ दिस एंगल यानी tan ऑफ थीटा। सो h अपॉन 4 इक्वल्स tan थीटा, ठीक है। फिर इस पूरे ट्राइंगल को अगर मैं देखूंगा तो इस पूरे ट्राइंगल में मेरा एंगल ऑफ कंसर्न है 90 माइनस थीटा, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर का वैल्यू h है और अभी बेस ये पूरा लेना पड़ेगा यानी 9 मीटर्स लेना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन 9, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, h अपॉन 9 इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल यानी tan ऑफ 90 माइनस थीटा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, फॉर्मूला हमें याद है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cot थीटा, ठीक है। cot थीटा। तो h अपॉन 4 का वैल्यू tan थीटा आ गया है और h अपॉन 9 का वैल्यू cot थीटा आ गया है। अब मुझे cot थीटा और tan थीटा में ऑलरेडी रिलेशन पता है। क्या पता है मुझे कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स 1, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan थीटा टाइम्स cot थीटा इक्वल्स 1, tan थीटा की जगह मैं h/4 रखूंगा और cot थीटा की जगह मैं h/9 रखूंगा। तो h/4 टाइम्स h/9 इक्वल्स 1 यानी h स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ से h का वैल्यू मेरे पास आ जाता है 6 मीटर्स, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर शुड बी 6 मीटर्स। इस चीज को समझ लें। सबको ये चीज समझ में आ गई? रिस्पॉन्ड करो। Yes, सर tan Yes, sir. 90 माइनस cot थीटा का वैल्यू h/9 कैसे आया? हाँ, फिर से देखो, ये हमारा फिगर था राइट, तो ये एंगल ऑफ कंसर्न लिया है मैंने, इस ट्राइंगल को पकड़ा है, ओके। इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, tan ऑफ दिस एंगल यानी tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ये होना चाहिए परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है 9, 9 तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज h अपॉन 9।
मैंने एक फॉर्मूला बताया था, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स cot थीटा, थीटा। है ना? तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा को फिर cot थीटा लिख दिया, ठीक है? अच्छा, थैंक यू सर। ये कॉपी कर लिया सबने? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। सर एक मिनट दिखाओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बस स्क्रीनशॉट ले लूं। हो गया सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे। A hill, HILL, a hill 20 meters high, a hill 20 meters high is situated on the bank of a lake. A hill 20 meters high is situated on the bank of a lake. From the top of the hill, from the top of the hill, the angle of elevation, from the top of the hill, the angle of elevation of a cloud, from the top of the hill, the angle of elevation of a cloud is 30 degrees. From the top of the hill, the angle of elevation of a cloud is 30 degrees. While the angle of depression, while the angle of depression of the reflection, while the angle of depression of the reflection of the cloud, while the angle of depression of the reflection of the cloud inside the lake, inside the lake is 60 degrees, Sir, with respect to? is 60 degrees. Find the height of the cloud, find the height of the cloud from the surface of the lake. Find the height of the cloud from the surface of the lake. ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में आपको लिखना है the surface of the lake acts like a plane mirror. The surface of the lake acts like a plane mirror. करो अटेम्प्ट इसको।
पहले फिगर बनाओ अच्छे से, है ना। फिगर बना लेने से हमारा आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। देखते हैं। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है भाई, ठीक है। सर 30 आ रहा है। सर आ गया, बोलो। सर 30 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। सर 30। यस सर। सर वो हिल की हाइट क्या थी? 20 मीटर्स। प्लेन मिरर के बारे में आप लोगों को आइडिया है? प्लेन मिरर कैसे काम करता है? यस सर। कैसे काम करता है प्लेन मिरर? कर्व सही बोल रहे हो। Same 40 size, मीटर्स same इसका करेक्ट size. आंसर है। सर ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। वेरी नाइस। वही चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, फिगर मैंने ये बनाया है। ओके, अब ये फिगर कैसे बना है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरी हिल है। ओके, इसको मैंने अपनी हिल मान लिया। इस हिल की हाइट कितनी हो गई? क्या हो गई भैया आर्यमन पूनिया, आप इतना गुस्से में क्यों आ गए? सर वो पता नहीं अपने आप ही हो रहा है। अपने आप ही हो रहा है? ये कैसे जादू हो रहा है? ठीक है, तो हिल की हाइट हमें 20 मीटर्स दी हुई थी।
और हम लोग हिल के ऊपर खड़े हुए हैं और हम एक क्लाउड को देख रहे हैं, है ना। तो हमने इस हिल के ऊपर खड़े होकर एक क्लाउड को देखा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्रीज बना। तो ये एंगल आपको 30 डिग्रीज दिया हुआ है, फाइन। फिर आपने क्लाउड को देखकर ही संतुष्टि नहीं ली, आपने उसकी इमेज यानी उसके रिफ्लेक्शन को भी देखना चाहा। तो रिफ्लेक्शन लेक के अंदर बनेगा, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो लेक की सरफेस है ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है ना। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इस मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका रिफ्लेक्शन रहेगा या उसकी इमेज रहेगी। तो आपने जब इस पोजीशन से इसके रिफ्लेक्शन को देखा, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्रीज, मतलब ये एंगल आपको 60 डिग्रीज दिया हुआ है, ठीक है। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यहां से अगर मैंने क्लाउड का हाइट h माना तो यहां से यहां तक का हाइट भी कितना होगा, h, ठीक है। अब ये टोटल 20 है, मतलब ये वाला पोर्शन भी 20 हुआ और ये वाला पोर्शन h हुआ, मतलब यहां से लेकर यहां तक का टोटल लेंथ हो गया h प्लस 20, ओके। तो ये वाला लेंथ हो गया पूरा h प्लस 20, है ना। और ये वाला h था इतना 20 है, तो ये बचा हुआ आ गया h माइनस 20, ठीक है। तो ये अपना फिगर सबको क्लियर होना चाहिए। इस फिगर को देख लो और अगर इस फिगर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। फिगर क्लियर है सबको? बताओ भाई, फिगर क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। अब हम लोग इस ट्राइंगल में tan थीटा लिखने की कोशिश करते हैं। तो परपेंडिकुलर है h माइनस 20 और बेस है x और थीटा है 30 डिग्रीज। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, यानी h माइनस 20 परपेंडिकुलर अपॉन x यानी बेस, दिस शुड बी इक्वल टू tan ऑफ 30, है ना। एंड tan ऑफ 30 का वैल्यू 1/√3 है। तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, h माइनस 20 अपॉन x इक्वल्स 1/√3। इस ट्राइंगल में मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है, ओके। फिर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल दिखा है, इन्वर्टेड ट्राइंगल। इस इन्वर्टेड ट्राइंगल में ये अगर मेरा एंगल ऑफ कंसर्न है 60 डिग्रीज, तो इसके ऑपोजिट यानी ये वाली साइड परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगी। तो परपेंडिकुलर का लेंथ आ गया है मेरे पास h प्लस 20, दिस इज माई एंटायर परपेंडिकुलर, और बेस आ जाएगा मेरा x, ठीक है। तो बेस आ गया है मेरे पास x, सो परपेंडिकुलर दैट इज h प्लस 20 अपॉन बेस दैट इज x, सो h प्लस 20 अपॉन x, दिस शुड बी इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल यानी tan ऑफ 60 डिग्रीज। tan ऑफ 60 होता है √3। तो ये दो रिलेशंस मेरे पास आए हैं, एक आ गया है h माइनस 20 अपॉन x इक्वल्स 1/√3 और एक आ गया h प्लस 20 अपॉन x इक्वल्स √3। मैं इन दोनों इक्वेशंस में से x को एलिमिनेट करना चाहता हूं क्योंकि मैं h में इंटरेस्टेड हूं। तो इन दोनों को डिवाइड कर देने से अपना काम आसान हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, तो LHS इस इक्वेशन का अपॉन LHS इस इक्वेशन का, तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा h माइनस 20 अपॉन h प्लस 20। तो h माइनस 20 अपॉन h प्लस 20 बच गया है ना। RHS क्या हो जाएगा, 1/√3 होल डिवाइडेड बाय √3, तो 1/√3 अपॉन √3 यानी 1/3 आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स h माइनस 20, 3 टाइम्स h माइनस 20 should be equal to 1 times h plus 20, equal to 1 times h plus 20, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, 3h minus 60 equals h plus 20, माइनस 60 इधर गया 80 बन गया, h इधर आया माइनस h बन गया, 3h minus h is 2h equals 80, यानी h equal to 40 meters। तो इसमें फिगर सही बनाना बहुत क्रूशियल था। फिगर जिसका बन गया होगा उसका आंसर भी मिल गया होगा, फिगर जिसका नहीं बना होगा ठीक से वो आंसर तक भी नहीं पहुंच पाया होगा। ये लिख लिया सबने? यस सर। यस
यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है ना? हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर वो कल वाला जो सोल्यूशन था सर, मतलब ग्रेटर देन 2 सर, वो क्वेश्चन जो था ना। अरे तेरे तो गाड़ी अटक गई है। देख मेरे को एक बात बता, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। नहीं, बेसिक डेफिनेशन बताओ कोसेक की। सर कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये चीज हमेशा 1 से बड़ी रहेगी? सर हाँ, हाइपोटेनस, हाँ हाँ हाँ। डेफिनेशन क्या होती है? सर क्या? सेक थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? सर 1 अपॉन कॉस थीटा। अरे डेफिनेशन पूछ रहा हूँ रे। हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाँ, हाँ तो ये भी चीज हमेशा 1 से बड़ी होगी। अच्छा, समझा समझा समझा। समझ गया? हाँ 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 हाँ। गाड़ी आगे बढ़ी या वहीं अटकी हुई है अभी भी? नहीं सर, समझा समझा। ठीक। और किसी को कोई दिक्कत है? चलो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते रहो ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना अलग चीज होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल होना अलग चीज होती है। कंफर्ट लेवल सिर्फ तभी आप लोगों का डेवलप हो पाएगा जब आप लोग सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेंगे। जिसके पास जो रेफरेंस बुक्स हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सारी करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चंस मैक्सिमाइज करो, 100+ क्वेश्चंस होने चाहिए इस चैप्टर में आपके पर्सनल, है ना? तब कहीं जाके आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बनना स्टार्ट होगा, ठीक है? चलो आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर, थैंक यू सर, बाय बाय बाय। सर हम्म सर आपने एक बार एक होमवर्क दिया था, इफ x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin phi। स्क्वायर करके ऐड कर दे, सबको स्क्वायर करके ऐड कर दे अच्छा, इक्वेशंस को। ओके सर, फिर ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके चलो ओके बाय Bye sir, thank you. बाय बाय। अच्छा,